उन दोनों के अंदरूनी ताल्लुकात यकीनन आपस में कशीदा रहे होंगे। इस बात का अंदाज़ा मुझे उसी वक्त हो गया था जब बुनर्जी ने चुभते हुए लहजे में बीवी से जल्दी घर वापस आ जाने की वजह दरियाफ्त की थी। जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ उनके आपस में टकराने की आवाज़ भी ज़रूर पैदा होती है। बुनर्जी और उनकी बीवी के दरमियान कशीदगी की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। मुमकिन है बुनर्जी को बीवी का ज़्यादा सोशल होना पसंद ना हो, या पार्टियों में तन्हा जाना नागवार खातिर होता हो। ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप, बनाव सिंगार और आज़ाद ख्याली भी अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान खींचातानी की फ़िज़ा पैदा कर देती है। और भी बेशुमार बातें मुमकिन थीं, लेकिन मेरे जहन में फौरी तौर पर जो वजह उभरी वो बुनर्जी और उनकी बीवी के दरमियान उम्रों का तज़ाद था। लेकिन इस ख्याल के साथ साथ एक सवाल ये भी जहन में उभरता था कि दोनों के दरमियान अगर 30-32 का फ़र्क ही बिनाई मुखालसत था तो फिर उन्होंने एक दूसरे को क्यों पसंद किया था? क्या उन दोनों की शादी महज मोहब्बत का नतीजा थी, कोई जज्बाती फ़ैसला थी, या किसी मजबूरी ने उन्हें रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया था? बहरहाल वो उन दोनों का कतई घरेलू और निजी मामला था। लेकिन मैंने ये बात ज़रूर महसूस की थी कि बुनर्जी ने बीवी के आ जाने के बाद मेरा अपनी कोठी में रुकना मुनासिब नहीं समझा था। ऐसी सूरत में मेरा वहाँ जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता था, मगर ये भी मेरा इखलाकी फ़र्ज़ था कि मैं रिहाइश के सिलसिले में बुनर्जी का शुक्रिया ज़रूर अदा करूँ। चुनाचे मैंने उन्हें फ़ोन करने की ठान ली। उनका नंबर मेरे पास था, इसलिए मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। राब्ता होने पर बुनर्जी ने एक बार फिर मुझसे निहायत दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू की, बुजुर्गों की तरह ऊंच नीच से भी आगाह किया और ख़ास तौर पर फिर ताकीद की कि मैं अपने और उनके मरासिम के बारे में अपने दफ्तर में से किसी से भी कोई तज़करा ना करूं। इस बात की माजरत भी चाही कि पहली मुलाकात पर उन्होंने मेरी खातिर तवाज़ो नहीं की। बुनर्जी को फ़ोन करने के बाद मेरे जहन से एक बोझ उतर गया। मैंने तय कर लिया था कि ढाका में क़याम के दौरान बुनर्जी से ज़्यादातर फ़ोन पर ही राब्ता रखूँगा और उस वक्त तक उनकी कोठी का रुख नहीं करूँगा जब तक वो आज खुद इसरार ना करें। लेकिन काश हर बात मेरे इख्तियार में होती। अब्दुल-सलाम ने मुझे जो मुलाजिम दिया था उसका नाम जलील था। इंतहाई फुर्तीला और सेहतमंद नौजवान होने के साथ साथ खासा ज़हीन भी था। खाने बेहद लजीज बनाता था। मैंने उसकी वजह दरियाफ्त की तो बड़े फ़ख्र से बोला, साहब हमारा बाप उधर एक बड़े होटल में बावर्ची रह चुका है, उसी ने मुझे खाना पकाना सिखाया था। क्या मतलब? मैंने अज़राए हमदर्दी पूछा। क्या अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहता? वो ऊपर चला गया साहब, जलील ने सर्द आ भर कर जवाब दिया। हमको इधर धरती पर छोड़ गया। पहले भी कहीं काम कर चुके हो? मैंने बात बदल कर पूछा। कई जगह धक्के खा चुका हूँ साहब, उसने दबी ज़बान में कहा। 6 महीने वहाँ भी काम किया जहाँ अब्दुल-सलाम अभी तक अटका हुआ है। तुम्हारा इशारा कमाल बुनर्जी की तरफ है? मैंने चौंका। जी साहब, जलील ने कड़वा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। बुनर साहब एक नंबर आदमी है, लेकिन उसकी घरवाली झरना मेम साहब हमारा समझ में नहीं आया। शुरू में वो भी हमारे खाने की बहुत तारीफ़ करता था, हमारा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन फिर एक दिन उसने बड़े गुस्से में मुझे गेट आउट बोलकर डिसमिस कर दिया। क्यों? मैंने कुरेदने की खातिर दरियाफ्त किया। क्या तुमसे कोई गलती हो गई थी? ऊपर वाला ही जाने, वो शाने उचक कर बोला। हम गरीब लोग हैं साहब, गलती किसी का हो कान हमेशा अपना ही पकड़ा जाता है। मैंने ख़ास तौर पर महसूस किया कि जलील असल वजह बताने से गुरेज कर रहा है। मैंने भी उसे ज़्यादा टटोलना मुनासिब नहीं समझा। वो बहरहाल मेरा मुलाजिम था और मैं कम अज़ कम बुनर्जी या उनकी बेगम झरना मेम साहब के बारे में इससे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं करता था। लेकिन ये बात मेरे जहन में ज़रूर कलबलाती रही कि झरना ही की वजह से जलील को बुनर्जी की मुलाजमत से सुबकदोश होना पड़ा और बुनर्जी ने झरना ही की वजह से खिलाफ़े तवक्को मुझसे भी अचानक अपना तर्ज अमल बदल दिया था। आखिर क्यों? झरना को बुनर्जी की ज़िंदगी में क्या हैसियत हासिल थी? बुनर्जी एक रिटायर्ड कर्नल था। उनके चेहरे से रौब और दबदबा झलकता था। उनकी आवाज़ में भी गोलों की गन गरज मौजूद थी। लेकिन वो भी झरना के सिलसिले में किसी न किसी घुटन का शिकार थे। मैंने यही महसूस किया था। असल वजह क्या थी, मैं कबल अज़ वक्त इसके बारे में कुछ भी इंकशाफ करने से गुरेज करूँगा। जिस रोज़ मुझे ढाका के नए दफ्तर में ड्यूटी रिपोर्ट करना थी, उस रोज़ मैंने ख़ास तौर पर यह बात तय कर ली थी कि दफ्तर के मामलात में सिर्फ अपने काम से काम रखूँगा और ईमानदारी और बेईमानी के सिलसिले में डिप्टी बशीर अली की नसीहतों और मशवरों पर अमल करूँगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। मेरे लिए नए अफसर रहीमुद्दीन के बारे में बुनर्जी पहले ही बता चुके थे कि वो निहायत डैम फूल किस्म का आदमी है। मातहतों को शिकार करने और अपनी मर्जी पर चलाने के मामले में किसी ऑक्टोपस से भी ज़्यादा चालाक, अय्यार और ख़तरनाक हरबे इस्तेमाल करने का आदी था।
चुनाचे मैंने भी ठान ली थी कि उससे ना सिर्फ मोहतात रहने की कोशिश करूंगा, बल्कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता इख्तियार करूंगा कि सांप भी हमला करने की कोशिश ना करे और लाठी को भी कोई गजंद ना पहुंचे। दानिश्वरों का कौल भी यही है कि एक चुप हजार बलाएं टालती है, मगर उसके साथ ये भी एक मुसल्मा हकीकत है कि तकदीर का लिखा हमेशा पूरा होकर रहता है। मेरे साथ भी वही हुआ जो पहले से लोहे महफूज पर रकम कर दिया गया था। ढाका में आए दिन बारिशों का जोर रहता है। बादलों की टुकड़ियां हर वक्त आसमान पर मंडलाती रहती हैं, इसलिए किसी वक्त भी बादलों का गठजोड़ बारिश का सबब बन सकता है। जलील के बार बार इसरार करने पर मैंने एक अदद छतरी खरीद ली। जिस रोज़ मैं कील कांटे से लेस होकर पहली बार दफ्तर जाने के लिए निकला, उस रोज़ मौसम के तेवर सुबह से खतरनाक नजर आ रहे थे। जलील मेरे साथ था। मैंने अपार्टमेंट से निकलकर एक रक्षा पकड़ा और खुदा का नाम लेकर चल पड़ा। अब्दुल सलाम मुझे पहले ही बता चुका था कि अपार्टमेंट से मेरे दफ्तर का फासला मुश्किल 2.5-3 मील था। यहाँ ये भी अर्ज कर दूं कि मैं जिस ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ, उस ज़माने में साइकिल और मोटर रिक्शा खाल खाल ही नजर आते थे। ढाका में तो रिक्शा वहाँ के मुकामी लोग खींच कर चलाते थे। मैंने जलील से कई बार इसरार किया कि वो भी मेरे साथ रिक्शे पर बैठ जाए, लेकिन वो आमादा ना हुआ और रिक्शे वाले के साथ साथ अपनी ज़बान में गुफ्तगू करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता दौड़ता रहा। हम अभी अपार्टमेंट से 1.5-2 मील दूर पहुंचे थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़कों पर चारों तरफ जल थल हो गया। मोटर कारें और बसें गुजरती थीं तो पानी के छींटे पैदल चलने वालों और रिक्शे पर बैठे हुए लोगों के लिबास पर भी आते थे। शायद इसी ख्याल से जलील की हिदायत पर रिक्शे वाले ने तेजी से रिक्शा किनारे करके रोक लिया। दूसरों के देखा देखी मैं भी रिक्शे से उतरकर एक इमारत के नीचे जा खड़ा हुआ। घड़ी पर नजर डाली तो 8:30 का वक्त था। मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी। वो चूंकि ड्यूटी ज्वाइन करने का पहला दिन था, इसलिए कानून के एतबार से 12 बजे तक भी हाजिर हो सकता था। आप परेशान मत हो साहब, जलील ने मेरे करीब आकर कहा। इधर ऐसा ही होता है, बारिश का जोर 10-15 मिनट में टूट जाएगा। आपका दफ्तर भी ज्यादा दूर नहीं है, हम पैदल भी जा सकते हैं। क्या ख्याल है, रिक्शा छोड़ दूं? मैंने आहिस्ता से दरियाफ्त किया। फिर जलील के मशवरे पर मैंने रिक्शे वाले को उसकी उजरत देकर फारिग कर दिया और इमारतों के साइबाम के नीचे से पैदल ही चल पड़ा। और भी बहुत सारे अफराद मेरी तरह सवारी के बजाय पैदल नजर आ रहे थे। जलील मुझे वहाँ के बाज़ारों और मशहूर इमारतों के सिलसिले में अपनी मालूमात से आगाह करता रहा। मुझे अपने लिबास की फिक्र थी कि कहीं गंदा ना हो जाए, लिहाजा मैं दीवार के साथ साथ मिलकर कदम उठा रहा था। एक जगह हमें सड़क अबूर करनी थी। बारिश का जोर अभी टूटा नहीं था, इसलिए मैं एक दुकान की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की जानिब खड़ा हो गया। जलील ने सामने की जानिब हाथ उठाकर इशारा करते हुए कहा, वो जो बड़ी इमारत नजर आ रही है, उसके उल्टे हाथ पर घूमकर बस 2 फरलांग के फासले पर आपका दफ्तर है। क्या तुम पहले कभी उस दफ्तर में जा चुके हो? मैंने बरसबील तज़किरा पूछ लिया। दफ्तर में तो नहीं गया, लेकिन उस ऑफिस का बोर्ड जरूर पढ़ा था। ओ, गोया तुम पढ़े लिखे भी हो। मैंने कदरे हैरत का इजहार किया। 5वीं क्लास तक पढ़ा था जब बाप का बुलावा आ गया। जलील ने अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, बाप हमेशा की नींद सो गया। सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया, इसलिए पढ़ाई छोड़कर दूसरे धंधों से लग गया। पेट का तंदूर भरने के लिए इंसान को हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है। तुम्हारे घर पर तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? एक बूढ़ी माँ है, 2 बहनें और एक छोटा भाई भी है। तुम सबका खर्च अकेले पूरा कर लेते हो? मैंने हैरत का इजहार किया। माँ भी एक बड़े साहब के घर बर्तन बरसन का और झाड़ू लगाने का काम करती है। तनख्वाह के अलावा बचा खुचा खाना भी साथ ले आती हैं। जलील ने लापरवाही से जवाब दिया, बस गुजारा हो ही जाता है। कमाल बनर्जी के पास तुम्हें क्या तनख्वाह मिलती थी? मैंने कुछ सोचकर सवाल किया। वो बड़े आदमी थे, इसलिए 200 रुपए दे देते थे, वरना दूसरे साहब लोग तो 100-125 पर ही टाल देते हैं। झरना मीम साहब ने तुम्हें क्यों डिसमिस कर दिया था? लाशौरी तौर पर वो सवाल मेरी ज़बान तक आ गया जिससे मैं बचना चाहता था। वो जलील ने कुछ कहते कहते जल्दी से बात बना दी। मुझे याद आया, साहब आपने घर से चलते वक्त अपने कमरे का वो दरवाज़ा बंद नहीं किया था जो सड़क की तरफ खुलता है। बारिश का पानी अंदर आ गया तो आपका सारा सामान ख़राब हो जाएगा। अब जो कुछ भी हो, मेरे लिए दफ्तर जाना सामान से ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जवाब पेश किया, लेकिन यह बात भी ख़ास तौर पर महसूस की कि जलील ने झरना के सिलसिले में असल बात बताने से कतराने की कोशिश की थी। साहब, जलील ने बड़ी खूबसूरती से मुझे टालने की खातिर कहा, आप दफ्तर जाओ, मैं वापस घर जाता हूँ। आपका कमरा भी ठीक कर दूंगा और वापसी पर आपको फर्स्ट क्लास मछली भात यानी मछली और उबले हुए चावल खिलाऊंगा। मैंने जलील को जाने की इजाज़त दे दी। मुझे खुद भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
मुझे जलील से झरना के बारे में कुछ पूछना जेब नहीं देता था। बहरहाल जलील के जाने के बाद मैं कुछ देर दुकान की सीढ़ियों पर खड़ा रहा। फिर बारिश का जोर कम हुआ तो सड़क अबूर करके दूसरी तरफ चला गया। मैं अपने ख्यालात में गुम दफ्तर की सिमत कदम बढ़ा रहा था कि अचानक किसी ने मेरा बायां हाथ थाम लिया। मैंने चौंक कर नजरें घुमाई तो एक पागल भिखारी मेरा हाथ थामे खड़ा मुझे घूर रहा था। मुझे उसकी हालत देखकर घिन आने लगी। उसका सारा जिस्म गर्दो गुबार और गलाजतों में लुथरा हुआ था। सर और दाढ़ी के बाल बेहद लंबे और खुदरो झाड़ियों की तरह बेतरतीब और उलझे उलझे थे। उसके जिस्म पर सतर पोशी के लिए एक गंदी और नजासत से आलूद लुंगी ना झूल रही होती तो उसके लिए मादरजात बरहना किस तरह भी इस्तेमाल की जा सकती थी। इसके अलावा उसके वजूद से जो नाकाबले बर्दाश्त बदबू के भपके उठ रहे थे वो भी मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त थे। मैंने अपना हाथ झटक कर उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। मैंने अपने तरफ में नजर डाली लेकिन यह देखकर सख्त हैरत हुई कि दूसरा कोई शख्स उस दीवाने की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। शायद उन्हें इस पागल बूढ़े से ज्यादा अपने अपने काम पर जाने की फिक्र थी। सड़कों पर इस किस्म के पागल और दीवाने फकीरों का नजर आना कोई ताजुब खेज बात नहीं, लेकिन एक तो ढाका में वो मेरी मुलाजमत का पहला दिन था। इसके अलावा मैं रहीमुद्दीन के ख्याल में उलझा हुआ था। इसलिए खिलाफ तवक्को उस दीवाने ने मेरा हाथ थाम कर रोका तो मैं झुल्ला कर रह गया। मुझे यकीन था कि उसका हाथ हटने के बाद मेरी उजली कमीज पर भी गंदगी और नजासत के दाग धब्बे जरूर नजर आएंगे। मैंने तिल मिलाकर उसे हकारत भरी नजरों से देखा। दोबारा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन इस बार भी कामयाब ना हो सका। उसकी गिरफ्त मेरे लियाहनी शिकंजों से ज्यादा मजबूत थी। उसकी सुरख सुरख निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। उसके देखने का अंदाज भी कुछ अजीब सा था। मेरी झिल्लाहट हर लम्हे बढ़ती जा रही थी लेकिन मैंने सब्र से काम लेकर उसे मुखातिब किया। बाबा क्या चाहिए तुझे? 1 टका दे दे, खरा टका, उसने बदस्तूर मुझे घूरते हुए कहा। हाथ छोड़ो। मैंने खून का घूंट पीकर दरख्वास्त की। मैं तुम्हें टका दे देता हूँ। नहीं, बूढ़े ने अपने गलीज दांतों की नुमाइश करते हुए जवाब दिया। तो बदबू का एक और भभका मेरे दिमाग को बड़ा गंदा कर गया। पहले सीधे हाथ से टका निकाल कर दे, फिर जिधर से आए उधर ही उल्टे कदमों वापस लौट जा। आगे भोंचाल खड़ा है। बूढ़े का ज़हनी तवाज़न यकीनन खराब था, वरना वो भोंचाल की बात कभी ना करता। कभी कभी सदमे इंसान को अक्ल खिरदे से इस कदर बेगाना कर देते हैं कि वो होशो हवास खो बैठता है, बहकी बहकी बातें शुरू कर देता है। जो कुछ वो दीवानगी की हालत में कहता है खुद भी उसका मतलब नहीं समझता। शब रोज़ का फ़र्क भी उसके लिए मिट जाता है। शायद गमों की इंतहा खुद उसे अपने आप से बेगाना कर देती है। मौसमों का तगय्युर भी उसकी सेहत पर असरअंदाज नहीं होता। जाड़ा गर्मी हो या बरसात, वो हर हाल में मस्त रहता है। फिक्र फर्दा गमे दुनिया और गमे रोजगार से निजात पा जाते हैं। फिर उसके अपने भी उससे नजरें कतरा कर गुजर जाते हैं। खून खून को शिनाख्त करने से इनकार कर देता है। मुझसे टकराने वाला वो खपती बूढ़ा भी गालबन जमाने की गर्दिशों का शिकार होकर दीवानगी के आलम में भटकता फिर रहा था। मुकामी लोग शायद उसके वाही तवाही बकने की आदी हो चुके थे। जो किसी ने उसकी हालत पर तरस खाने या तवज्जो देने की जहमत गवारा नहीं की। मेरे पास वक्त होता तो उसे किसी न किसी तरह किसी खैराती अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करता, लेकिन उस वक्त भी मैं मौका और हालात की नज़ाकत के तहत उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। चुनाचे मैंने उल्टा हाथ जेब में डालकर एक की बजाय 2 टके निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने दोनों टकों को मजबूती से पकड़ लिया। आंखों के सामने ले जाकर इस तरह दीदे फाड़ कर घूरने लगा जैसे उसे खिलाफे तवक्को कारून का खजाना मिल गया हो। फिर उसने बौखलाकर दोनों टकों को हवा में उछाल दिया और कहका लगाकर बोला, कंगला खैरात बांट रहा है, 1 मांगा 2 मिले। फिर दोनों चूमंतर हो गए। पागल बूढ़ा आसमान की तरफ नजरें उठाए फलक शगाफ कह लगा रहा था। मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे निकल गया। बूढ़े ने मेरा पीछा नहीं किया लेकिन उसके कहकों की आवाज दूर तक मेरा ताक़ुब करती रही। मेरा दफ्तर एक 5 मंजिला इमारत की 30वीं मंजिल पर वाक़ई था। मुझे वहां तक पहुंचने और रहीमुद्दीन का कमरा तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, लेकिन मैं फौरी तौर पर अंदर नहीं जा सका। रहीमुद्दीन के पीए ने मुझे बताया कि इस वक्त मुकामी अफसरों की मीटिंग हो रही है, इसलिए मुझे कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर पीए ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सेमाही मीटिंग अक्सर दूर पकड़ जाती है। अगर आपको साहब से कोई ज़रूरी काम ना हो तो कल किसी वक्त तशरीफ़ लें। मैं कोई मुलाकाती नहीं हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। पटना से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हूँ, आज मुझे ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। ओह, पीए ने मुझे गौर से देखते हुए दबी जुबान में कहा, तो आप हैं मिस्टर आज़र? मैंने उसके सवाल को बतौर ख़ास महसूस किया था। चुनाचे मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, क्या आप मेरे बारे में पहले से वाकफियत रखते हैं? सिर्फ इस हद तक कि आप पटना से ट्रांसफ़र होकर आए हैं और वहाँ आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था।
फिर उसने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर बजर दबा दिया। सर। दूसरी जानिब से कॉल अटेंड किए जाने के बाद उसने बेहद संजीदगी से कहा, पटना से जो इंस्पेक्टर आने वाले थे वो इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। उसने रिसीवर रखकर मेरी तरफ देखा। मेरा ख्याल गलत नहीं था, सर ने आपको अंदर बुलाया। मैं अपनी फाइल उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, जहां एक लंबी बैजवी मेज के अतराफ 10-11 अफराद बैठे थे। सामने रहीमुद्दीन अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। मेज पर उसके सामने उसका नाम और ओहदे की प्लेट भी मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर अपनी जवानी की रिपोर्ट फाइल से निकालकर उसके सामने रख दी। आपको कितनी देर हुई? रहीमुद्दीन ने शस्ता मगर कदरे सर्द लहजे में पूछा। 2-3 मिनट, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। बैठे। उसने एक खाली कुर्सी की जानिब इशारा किया। मैंने बैठने के बाद उसने कुछ खुश्क अंदाज में दूसरे इंस्पेक्टरों से मेरा तारुफ कराया। फिर गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू कर दिया जहां से टूट चुका था। मैं मोहतात अंदाज में अपनी नशिस्त पर बैठा का मतन गोश था।